आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल निशाई क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की मैथ, और 2-3 वीडियो मैंने बनाए हैं एनसीईआरटी की बुक से, लेकिन कुछ कमेंट आने लगे कि सर बालाजी की बुक से आप पढ़ाइए और स्टार्ट से स्टार्ट करें, यानी कि पहले चैप्टर से स्टार्ट करने के लिए कहा गया। और बहुत सारे कमेंट आए तो मैंने सोचा कि मैं बालाजी की पब्लिकेशन की बुक से ही अब वीडियो बनाऊं, क्योंकि पहले मैं बनाता उसी से, बालाजी की बुक जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर मिल गई है। तो आज से मैंने स्टार्ट किया है और पहला चैप्टर ही स्टार्ट किया है, और वो टॉपिक है समुच्चय, सेट्स जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं लिखी गई हैं, कुछ कॉन्सेप्ट लिखे गए हैं, और फिर हम डिटेल भी देखेंगे उसका। समुच्चय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महान जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज कैंटर ने किया था। और उन्होंने इसको सुपरिभाषित करते हुए कहा था कि हमारे अंतर्ज्ञान या विचार द्वारा प्राप्त समस्त निश्चित तथा सुस्पष्ट वस्तुओं में संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ये उन्होंने परिभाषित करते हुए इसको कहा था। फिर आइए समुच्चय की संकल्पना समझते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, अलग अलग या भिन्न भिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। वो कह रहा है कि अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह जो है वही क्या कहलाता है? वही समुच्चय कहलाता है। सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य क्या है? किसी ऐसे नियम से जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई विशेष वस्तु उस संग्रह में है या नहीं है। इस चीज को देखना। परिभाषा इसकी क्या दी गई है? कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही समुच्चय है। ये आपका 1 नंबर का, 1 लाइन का और 1 नंबर का है प्रश्न। कुछ सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह ही क्या कहलाता है? समुच्चय। यानी कि कुछ सुपरिभाषित, जो परिभाषित की जा सकें अच्छी तरह से, उन वस्तुओं का जो कलेक्शन है वही क्या है? समुच्चय है। वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित व सुस्पष्ट होती हैं। ये चीज़ बताई गई। अब जो है समुच्चय के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग समझते हैं और ज़्यादा क्लियर होगा। समुच्चय के एग्जाम्पल में है जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, यानी कि ये क्या है? स्वरों का समुच्चय। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो है एकदम क्लियर है कि ये 5 होते हैं। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर जो हैं ये आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर अगला हम देखते हैं भारतवर्ष में नदियों का संग्रह। भारतवर्ष में नदियों का जो संग्रहों का जो समुच्चय है वो भी माना जाएगा समुच्चय, क्योंकि भारत में जो नदियां जो हैं और उनका जो कलेक्शन जो है वो क्या है? वो समुच्चय है। फिर अगला पॉइंट है भारत के सभी राज्य, भारत के जो सभी राज्य हैं वो क्या कहलाएंगे? एक विशेष बात है कि वो कहाँ के राज्य हैं? भारत के हैं विशेष राज्य। और जैसे और अदर देश हैं उनके जो राज्य होंगे वो भी जो है हो सकते हैं। फिर आकाश के सितारों का समुच्चय। तो इस प्रकार से जो हम कलेक्शन कर रहे हैं किसका? सितारों का हमने कलेक्शन किया, वहाँ पर नदियों का किया। तो इस प्रकार से जो ये है वो सुनिश्चित है। फिर हम बात करते हैं इसकी विशेषता पर। समुच्चय को हमेशा हमें बड़े अक्षरों से निरूपित करना चाहिए। समुच्चय को हम हमेशा बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। फिर समुच्चय के अवयवों को हम छोटे अक्षरों से निरूपित करते हैं। अब आई बात कि अवयव क्या होते हैं। जैसे हमने लिखा A बराबर AEIOU, ये तो आपका जो हो जाएगा ये समुच्चय हो जाएगा, और ये जो चीज़ें हैं वो उसके सदस्य हैं। और इसको हम हमेशा मझले ब्रैकेट से इंगित करते हैं, मझले ब्रैकेट के अंदर ही उनको लिखते हैं। और जो मझले ब्रैकेट के अंदर जो कॉमा लगाकर लिखे जाते हैं वो उसके एलिमेंट कहलाते हैं या उसके सदस्य कहलाते हैं। इतना आपको नोट करना। आइए देखते हैं आगे।
समुच्चय, इसमें कुछ संकेत दिए होते हैं, जैसे कैपिटल N दिया है, इसका मतलब क्या है, सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। इसमें क्या आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं वो आपको लिखनी होती हैं। जैसे n है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, तो ये हो जाता है आपकी प्राकृतिक संख्याएं। n अगर दिया होगा तो आपको प्राकृतिक संख्याएं वहाँ पर लेनी होंगी। फिर है w का मतलब होता है होल नंबर्स, पूर्ण, सभी पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो इसमें क्या होगा, इसमें जीरो भी इन्वॉल्व रहेगा, क्योंकि जीरो भी एक संख्या है तो वो जीरो भी इन्वॉल्व हो जाती है। नेचुरल नंबर में जब जीरो मिल जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो पूर्ण संख्या बन जाती है। फिर कह रहा है जेड सभी पूर्णांक संख्याएं। तो जेड सभी पूर्णांक संख्याएं हैं, तो इसमें दो प्रकार की पूर्णांक संख्याएं होती हैं, एक धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तो उसमें क्या होता है, इसमें हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे, सभी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं और सभी ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं कर सकते थे। तो यहाँ पर z बराबर हो जाएगा 0 + -1, यानी कि प्लस और -1। यानी अगर हम यहाँ पर लेते हैं 0 तो इसके आगे -1 -2 और यहाँ पर होता है तो 1 2, इस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी पूर्णांक संख्या हो जाती है। q सभी परमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो आपको पता है कि परमेय संख्याएं क्या होती हैं, जो p/q के रूप की होती हैं। जो संख्याएं p/q के रूप की होती हैं वो परमेय संख्याएं होती हैं। तो आपको पता है कि इसे 5/12 है, और उसके बाद में 1 2 3 जितनी संख्याएं होती हैं सभी वो क्या होती हैं, वो परमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि उनके नीचे क्या होता है, 1 होता है। और 0 भी परमेय संख्या होती है, क्योंकि 0 के नीचे भी 1 होता है। और लेकिन एक चीज़ याद रखना है आपको कि उसमें जो है डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए, वो परमेय संख्याएँ होती हैं। फिर क्या है, i सभी अपरमेय संख्याओं का समुच्चय है। तो सभी अपरमेय संख्याओं के समुच्चय को हम इस प्रकार से इंगित करेंगे, यानी कि q जो है स्मॉल q, यानी कि जो सदस्य जो होंगे वो इस बड़े वाले q के सदस्य नहीं होंगे। इसका मतलब है एप्सिलॉन नॉट, सॉरी मतलब कि इसका एप्सिलॉन नॉट तो ये होता है आपका, ये इंगित कर, ये सदस्यों को इंगित करता है और ये सदस्य नहीं को इंगित करता है। फिर है r सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। r का मतलब रियल नंबर हो गया। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर और ये सारे जो नंबर हैं जो आपने ऊपर पढ़े वो सारे वास्तविक संख्याओं में आ जाएंगे। इन सभी को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। फिर है c को डिनोट करते हैं सभी समिश्र संख्याओं से। इसके बारे में आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़ेंगे, समिश्र संख्याओं का एक चैप्टर है, वहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा। तो वो किस प्रकार से होती हैं, x + i y के रूप में होती हैं। i इमेजिनरी पार्ट होता है और ये क्या होता है, वास्तविक होता है। और ये जो है y ≠ 0, y का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है। अब देखते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय के निरूपण देखते हैं तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले में आपको पढ़ना है तालिका, सारणी विधि और सूची विधि, यानी कि टेबुलर, लिस्टिंग और रोस्टर मेथड। तो इसमें क्या होता है, इस मेथड में आपको मझले ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होता है और जो इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसके जो अवयव होते हैं वो इसी में रहते हैं, कामा लगा लगा कर लिखे जाते हैं। जैसे आपको लिखना है सरों का समुच्चय, तो सरों का समुच्चय जब आपको लिखना है तो आप लिखेंगे a, e, i, o, u। जैसे आपको लिखना होगा विषम संख्याओं का समुच्चय या 1 से लेकर 10 तक के बीच की विषम संख्याओं का समुच्चय, तो आप जो है उसको कामा लगा लगा कर इसमें मझले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब इसको देखते हैं गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। इसको कहते हैं प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर्स और मेथड, सेट बिल्डर मेथड। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम किसी चीज़ को उसके गुण के हिसाब से लिखते हैं, एक विशेष गुण के हिसाब से लिखते हैं। जैसे हमें लिखना है a जो है x सच दैट x अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, इस प्रकार से आपको लिखना होता है। नोट कर लीजिए इसको। आइए देखते हैं अभ्यास 1.1। अब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने ज़्यादातर इसको परिभाषा, कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल सब कुछ समझ लिया है। और जो ये क्वेश्चन जो है मैं व्हाइट बोर्ड पर शो कर दे रहा हूँ, इसके सारे पार्ट पहले के, और उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से संग्रह समुच्चय हैं, स्पष्ट करना है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट है कि भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह। तो बात करते हैं थोड़ा कि भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का संग्रह जो वो समुच्चय है कि नहीं। तो देखिए, भारत के बुद्धिमान खिलाड़ियों का जो समुच्चय है तो उसमें जो है कई प्रकार की विचारधाराएं हैं। कोई किसी को अच्छा खिलाड़ी मानता है, कोई किसी को अच्छा खिलाड़ी मानता है। तो उसका जो है ये एक सुपरिभाषित, इसका जो है हम लोग इसको सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है आपका समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि हम अगर कोई फिक्स होते कि ये खिलाड़ी जो है ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं तो फिर हम ये कर सकते थे, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, तो ये समुच्चय आपका नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। भारत में पाए जाने वाले सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह, ये इसमें भी विरोधाभास है, इसमें भी कई विचारधाराएं हैं। तो इसको भी हम सुप्रभाषित नहीं कर सकते हैं, यानी कि ये समुच्चय नहीं होगा। कोई किसी जानवर को ज़्यादा खतरनाक कहता है और कोई किसी जानवर को ज़्यादा खतरनाक कहता है, इसलिए ये भी समुच्चय आपका नहीं होगा। अगला लेते हैं, सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, तो अभी हम लोगों ने देखा था सभी प्राकृतिक इनका संग्रह हो जाएगा 1 2 3 ... तो ये एक समुच्चय है, क्योंकि इसने कह दिया कि सभी प्राकृतिक संख्या का संग्रह। तो हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो ये क्लियर हो गया, ये आपका समुच्चय है। फिर अगला है कि कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह। तो कक्षा के सभी सुंदर विद्यार्थियों का संग्रह, इसमें भी कन्फ्यूजन है कि ये समुच्चय है कि नहीं। ये भी समुच्चय नहीं है, इसलिए क्योंकि कोई किसी के लिए सुंदर होगा, कोई किसी को सुंदर मानता होगा, तो ये भी जो है आपका समुच्चय नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह। भारतवर्ष के अच्छे गणितज्ञों का संग्रह, इसमें भी जो है वो है अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई किसी को अच्छा मानता है, कोई किसी को अच्छा मानता है, तो ये भी जो है आपका समुच्चय नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, किसी लेखक द्वारा लिखित पुस्तकों का संग्रह। हाँ, ये आपका समुच्चय है, क्योंकि कोई लेखक है तो उसने जितनी अपनी कृतियाँ लिखी हैं, जितने अपने लेख लिखे हैं, उनको अगर हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं तो वो जो है उनका संग्रह हो जाता है, और ये एक सुप्रभाषित है, तो यहाँ पर ये एक समुच्चय है। फिर हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणीबद्ध विधि द्वारा लिखना है। अब आपको किस विधि से लिखना है? सारणीबद्ध विधि द्वारा लिखना है। ये भी क्वेश्चन जो है आपके मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, तो उसको आपको ध्यान से देखना है। और एक इसमें क्वेश्चन अभी मैंने पहले में छोड़ दिया था, भारतवर्ष के अमीर व्यक्तियों का संग्रह। इसमें भी कोई भारतवर्ष के अमीरों में भी ये जो है आपका जो है पूरा वो नहीं रहता है, क्योंकि कभी वो कम अमीर हो जाते हैं, कुछ अलग लोग अमीर हो जाते हैं। ये भी कोई फिक्स नहीं कि वो पूरी लाइफ में जो है वो अमीर ही रहेंगे, तो ये भी जो है आपका नहीं होगा। तो हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड वाइट बोर्ड पर लगा दिया है। तो इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित समुच्चयों को सारणीबद्ध विधि द्वारा लिखना है। तो इसका पहला क्वेश्चन जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या है, वो ध्यान से देखिए आप। हमारा पहला क्वेश्चन उसमें है कि A1 दिया गया है, एक सच दैट अंग्रेजी वर्णमाला में ई से पूर्व आने वाले अक्षर, ई से पूर्व आने वाले अक्षर। तो उसमें बहुत सारे अक्षर हो सकते हैं आपका। इन अक्षरों में हो सकता है ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। ये सब क्या हो सकते हैं आपके ई से पूर्व आने वाले अक्षर हो सकते हैं। फिर अगला हमारा है कि क्वेश्चन दिया गया है सेट्स, SETS, सेट्स शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय कह रहा है। तो उसमें क्या लिखा है, सेट्स। उसमें एक शब्द आया है सेट्स में आने वाले सभी समुच्चय। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डबल बार लिखे होते हैं उनको हमें उनकी पुनरावृत्ति करने की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम एक बार लिखते देते हैं बस। तो मंझले ब्रैकेट में हमको लिखना होता है S लिखा, E लिखा, T लिखा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये समुच्चय हो जाएगा। फिर अगला क्या है, एक सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। प्राकृतिक संख्या है जो 6 से कम है। तो इसमें क्या करेंगे, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएंगे। ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। ये दूसरे का आपका तीसरा आंसर होगा।
फिर अगला क्वेश्चन है कि x सच दैट एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। यानी कि 2 अंकों की संख्या, एक 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो इसका पूरा कलेक्शन आपको करना है। तो इसमें देखिए 2 अंकों का, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 और 7, 17 ये हो जाएगा कितना, 8 इसका कलेक्शन आएगा। फिर उसके बाद में और देखते हैं कि किसका आएगा, फिर देखते हैं दूसरे में 26 हो जाएगा, 26 का आ जाएगा। और फिर देखते हैं तो 35 का आ जाएगा, माने दोनों का देखना टोटल 8 आना चाहिए। फिर आपका 44 हो जाएगा, 44 के बाद फिर आपका 53 हो जाएगा, 53 के बाद आपका 62 हो जाएगा, 62 के बाद 71 हो जाएगा, और 71 के बाद आपका 80 हो जाएगा। आपको देख लेना है और संख्याएं इसमें तो नहीं हैं जो जिनका जो टोटल जो है वो 8 हो जाए। तो मुझे नहीं लगता है कि और 2 अंकों की कोई संख्या है जिनका टोटल जो है 8 होगा। तो ये आपका हो गया 4th क्वेश्चन। और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि x सच दैट एक पूर्ण वर्ग है जो x जिसमें x जो है वो क्या है, वो 50 से छोटा है। तो 50 से जब छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, ये ऐसे दिया हुआ है 50 से छोटा है और वो वर्ग है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 25, 6 36 और 7 सता 49। ये संख्याएं जो हैं वो आराम से उसमें हो जाएंगी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है कि x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको जब हम निकालेंगे मान, तो आपको पता है द्विघात जब मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, +-2, यानी कि ये आपका 2 और -2 हो जाएंगे इसके हल। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो कह रहा है कि x सच दैट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 का गुणक है, 6 का गुणक है, और x स्क्वायर बड़ा है 399 से। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि x एक प्राकृतिक संख्या है, x एक नेचुरल नंबर है और जो 6 का गुणक है। तो इसमें आपको देखना है 6 के गुणक में, और इसका वर्ग भी आपको देखते जाना है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा और 18 हो जाएगा। ये इसका गुणक हो जाएगा, और इनका हमें वर्ग करना है जो इससे कम रहे और 6 का गुणक हो। तो इसको आप करके देख सकते हैं, इनका वर्ग कर लीजिए और ये इससे कम रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर का वर्ग जो है। जैसे 6 का करेंगे 36 हो जाएगा, 12 का करेंगे 144 हो जाएगा, 18 का जब करेंगे तो वो 399 से क्या होगा, वो छोटा होगा। फिर इसका हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। अब ये दिया गया है एक्स सच दैट, तो इसका जब हमें फैक्टर करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और माइनस का 2x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस 3 बचा, और माइनस का 2 कॉमन होगा तो ये भी x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। तो ये कितने आएंगे, इसका जब हम हल करेंगे तो x के मान आ जाएंगे 2 और 3, ये आपके आंसर हो जाएंगे।